गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। हम लोगों ने पाचन तंत्र डिस्कस किया था, है ना। और पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया था बेटा? 2 भागों में बांटा गया था, है ना। कौन कौन से 2 भाग थे? एक था तुम्हारा आहार नाल, है ना, और दूसरा कौन सा था? पाचन ग्रंथियां, हाँ, या फिर पाचक ग्रंथियां, है ना। तो आहार नाल के भाग हम लोगों ने देख लिए थे, पाचक ग्रंथियां लगभग सारी देख ली थी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो पाचक ग्रंथियां थी हमारी वो कौन कौन सी थी। कौन बताएगा? क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। जो ये पाचक ग्रंथियां थी ये कौन कौन सी थी? सबसे पहले स्टार्ट करते थे हम लोग माउथ से, है ना। तो अरे रुक जाओ, एक एक बताओ, स्टार्टिंग से चलते हैं बच्चे। सबसे पहली कौन सी थी? लार ग्रंथियां, है ना। और दूसरी कौन सी थी? यकृत पढ़ रहे थे सर कल हम लोग। यकृत पढ़ रहे थे। यकृत खत्म हो चुका था, यस सर, है ना। यकृत से पहले थी आमाशयी ग्रंथियां, है ना। हाँ, इसके बाद था यकृत, और यकृत के बाद था अग्न्याशय। अग्न्याशय, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा भी तुम्हारी क्या है, अब तुम बताओगे कि खाना कहां कहां जा रहा था। तो सबसे पहले माउथ एवं मतलब मुख एवं मुख गुहिका में जा रहा था। इसके बाद खाना कहां गया था? फेरिंग्स में गया था। फेरिंग्स बोले तो ग्रसनी। एक बार ये भी रिवाइज कर देते हैं, मुख एवं मुख गुहिका, एंड दूसरा क्या था? ग्रसनी में खाना गया था, है ना। अब तुम ध्यान दो। एक बार नहीं, ये जो लास्ट ईयर था इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि खाने का पाचन कहां से शुरू होता है। तो कौन जवाब देगा? मुख से ही शुरू हो रहा है ना, क्योंकि मुख में ही कौन कौन सी जो है बताया ना, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और लार में कुछ कुछ एंजाइम होते हैं, है ना, वो मिलाए जाते हैं, है ना बच्चों। यस सर। ठीक है। तो जो ये प्रश्न था ये लास्ट ईयर ही आया हुआ है कि खाने का पाचन कहां से शुरू होता है। तो तुम्हें बताना है कि खाने का पाचन कहां से शुरू होगा? मुख एवं मुख गुहिका से, ठीक है। इसके बाद खाना कहां गया? ग्रसनी में गया। ग्रसनी में खाने का कोई पाचन नहीं होता। इसके बाद खाना कहां जाएगा? ग्रास नली में जाएगा, और ग्रास नली में भी खाने का कोई पाचन नहीं होता है। खाने का सिर्फ संवहन होगा, सिर्फ खाना क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, टक 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 होता हुआ धम्म से गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा? अमाशय में। वेरी गुड। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे, है ना। और फिर अमाशय में कुछ कुछ ग्रंथियां हैं जो किसका स्त्रावण करती हैं? जठर रस का, है ना। यस सर। और जठर रस क्या करेगा? इस खाने को अम्लीय करेगा, इसके भागों को कुछ कुछ तोड़ देगा, है ना। हमने तुम्हें बताया था, क्या क्या बताया था? एक पेप्सिन बताया था, दूसरा रेनिन बताया था, याद है ना। यस सर। तो हाँ ठीक है, ठीक है। अब अमाशय के बाद खाना कहां बढ़ेगा? छोटी आंत का ही भाग है ना। यस सर। हाँ, छोटी आंत का क्या भाग है? ग्रहणी, मध्यांत्र एवं शेषांत्र, है ना। यस सर। हाँ, तब जब खाना ग्रहणी में जा रहा था, है ना, तब उसी टाइम पर यकृत के द्वारा बनाया गया जो जूस है ना, क्या क्या नाम था उसका? बाइल जूस। क्या नाम था? पित्त रस। पित्त रस, हाँ, पित्त रस। हिंदी वाले हिंदी याद रखो। हाँ, जो ये पित्त रस था वो क्या किया गया? गॉल ब्लैडर में रखा गया था। फिर गॉल ब्लैडर क्या हो गया? उल्टा हो गया, है ना। तो छोटी आंत के किस भाग में पित्त रस आता है? तो कहां पे आएगा? डिओडिनम में, मतलब ग्रहणी में। कहां आएगा बच्चे? ग्रहणी में। हाँ। अब ग्रहणी के बाद खाना कहां जाएगा?
तो भैया जाहिर सी बात है कि छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी से फिर से मध्यांत्र में जाएगा फिर शेषांत्र में जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो छोटी आंत है और जो ये हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत है ना। अच्छा हाँ, अग्न्याशयी रस भी इसी ग्रहणी में डाला जाता है। ठीक है, हाँ। यस सर। अब ये जो छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, इनका मुख्यतः काम क्या होता है कि अब जो भी खाना जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूट चुका है, तुमने तो रोटी खाई थी, अब उस रोटी में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, अब उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया गया है ना। किस में बदल दिया गया बच्चों? ग्लूकोज में, है ना। अब उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, अकेले ग्लूकोज ही नहीं है, ढेर सारी चीजें हैं। अभी हम लोग बस समझते हैं, फिर आगे चले जाएंगे थोड़ा सा। तो यहां पर क्या होगा, खाने का अवशोषण शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? हाँ ठीक है। तो जो भी खाना जो है हमारा अच्छा था, जो कि अवशोषित करके कहां डाल दिया जाएगा, वापस से खून में डाल दिया जाएगा। कहां डाल दिया जाएगा? रक्त में। ठीक है, और फिर ये रक्त पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, जहां पर जरूरत होगी वहां पर ले लेगा। इसके अलावा ये जो रक्त है ये लीवर में जाएगा, वापस से कहां जाएगा? लीवर में। और ये जो भी खाना पचाया गया था, इस खाने को लीवर में सेव कर देगा, है ना। अब तुम ध्यान रखना, वापस से तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि लीवर में जो ग्लूकोज है उसको किस रूप में सेव किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बताया है एकदम सही बताया है कि जो खाना है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में सेव किया जाता है। ठीक है, यस सर। गुड। तो हमारी जो है जितनी भी ये ग्रंथियां थी, ये ग्रंथियां सारी हम लोगों ने क्या कर ली बच्चों? खत्म कर ली हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो जो ये मनुष्य का पाचन तंत्र है ये काम कैसे करता है। तो कुछ चरण हैं। सबसे पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। दूसरा क्या है? पाचन। कहानी सुनना बेटा। अंतर्ग्रहण क्या है कि हम किस तरह से अपने खाने को अंदर डालें। तो भैया जाहिर सी बात है कि अंतर्ग्रहण कहां से होगा? मुख से होगा। अगर मनुष्य है तो मुख से होगा, लेकिन अगर हम वही छोटे जंतुओं की बात करेंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है ना, इनमें क्या होता है बच्चे? स्पेशल कोई मुख तो पाया नहीं जा रहा है ना। तो अमीबा का हम लोग देख चुके हैं। अब ये मत बोलना कि हमने अमीबा का नहीं पढ़ाया है। सर कूटपाद आपने बताया था। हाँ, कूटपाद के थ्रू जाएगा। वेरी गुड। अब सेकंड है तुम्हारा पाचन। अंतर्ग्रहण हो गया, हमने खाने को क्या कर लिया? अपनी बॉडी के अंदर कर लिया। अब क्या करेंगे? इसको पचाएंगे, है ना। तो खाने का पाचन कहां से शुरू हो जाएगा बच्चों? मुख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाचन भी 2 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा हो जाएगा यांत्रिक पाचन और दूसरा है रासायनिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन में बच्चे होगा क्या कि अब जो खाना तुम्हारे मुंह में गया है, तुमने क्या किया उसके साथ में? तो तुमने उसको चबाया, है ना। किससे चबाया है? दांतों से चबाया है। ठीक है, तो खाने को दांतों से चबाना और उसमें लार को मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद उसको ग्रसनी से होते हुए अमाशय में। ठीक है, ये क्या कहलाता है? यांत्रिक पाचन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक पाचन की बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम आएंगे, कौन कौन से एंजाइम आएंगे और वो किस पर काम करेंगे। ठीक है, तो हमने तुम्हें अमाशय से ही बताना शुरू कर दिया था, है ना। देखते हैं अच्छा किसको किसको याद है, किसको नहीं याद है कि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन। हाँ, लार ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से आ जाएंगे? एक तुम्हारा टाइलिन आ जाएगा। टाइलिन ही अल्फा एमाइलेज है। ठीक है, तो एक टाइलिन ने काम किया। टाइलिन ने किस पर काम किया? कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स पर काम किया। और इस कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में बदल दिया।
ठीक है। यस सर। इसके अलावा एक एंजाइम और था जिसका नाम था लाइसोजाइम। हाँ, लाइसोजाइम ने किस पर काम किया? लाइसोजाइम ने जितने भी बैक्टीरिया मुंह में आए थे उनको क्या किया गया था? मार गिराया गया था। किसने मार गिराया था? लाइसोजाइम ने मार गिराया था। इसके बाद कहां पर खाना जा रहा था? आमाशय में जा रहा था, है ना? अब तुम्हें आमाशय को थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा कि आमाशय में कौन सा रस आ रहा था? जठर रस, है ना? और ये जो जठर रस है इसमें है क्या क्या? तो बच्चे ध्यान देना, ठीक है। जो ये जठर रस है कहां बन रहा है? आमाशय में बन रहा है ना? अब ध्यान देना कि ये जो जठर रस है इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो इसमें जल पाया जा रहा है। कितना जल है? 97 से लेकर के 99%। और कुछ मात्रा में क्या है? ये HCl है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा दो एंजाइम है। कौन कौन से? एक तुम्हारा पेप्सिन, दूसरा कौन सा? रेनिन। अभी हम बात करेंगे पेप्सिन की। किसकी बात करेंगे? पेप्सिन सर प्रोटीन का पाचन करता है। वेरी गुड। जो ये प्रोटीन हमारी बॉडी में आई होती है इस प्रोटीन को क्या करेगा? तोड़ देगा, है ना? तोड़ेगा किसमें? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। देखो बेटा, हम तुमसे ये नहीं बोलेंगे कि तुम इसको याद ही रखो। तुम्हें एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि पेप्सिन किसको पचा रहा है? प्रोटीन को। और जो ये रेनिन है ये किसको पचा रहा है? दूध दही को। हाँ, दूध की प्रोटीन कौन सी है? केसीन प्रोटीन, ठीक है? यस सर। हाँ, इस केसीन प्रोटीन को क्या करेगा? तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा? कैसिनोजन में। पैरा कैसिनेट लिखा हुआ है। चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग पैरा कैसिनेट ही लिखना। पैरा, ठीक? यस सर। क्लियर हो गया यहां तक? अमाशय ने अपना काम कर दिया। सर जो रेनिन होता है वो तो सर दूध दही को बचाता है। सर आपने लिखा है पैरा कैसे? हाँ हाँ, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन दूध में ही मिलती है। सर प्रोटीन? हाँ हाँ, अरे भाई तुम दूध पीती हो, दूध में सब कुछ पाया जाता है। लैक्टोज नाम की एक शुगर है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो तुम्हारा दूध है ना, इस दूध में लैक्टोज भी पाई जाएगी। लैक्टोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है ना? और इस लैक्टोज, ये जो, हाँ, इसको किसमें बदल दिया जाता है? लैक्टिक एसिड में, ठीक। और इसके अलावा ये जो तुम्हारी केसीन प्रोटीन है ना, इस केसीन को किसमें बदल दिया जाएगा? कैसिनोजन में। उन्होंने पैरा कैसिनेट लिख दिया है, चलो ठीक है, तो हम भी पैरा कैसिनेट ही लिखेंगे। बोलो बोलो। सर ये जो कैसीन प्रोटीन ये सर एक प्रकार की प्रोटीन है क्या? हाँ, वही हम तुमसे बोलना चाह रहे हैं कि ये प्रोटीन है तो सर इसका जो पाचन है वो सर पेप्सिन द्वारा होना चाहिए। पेप्सिन द्वारा होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन पेप्सिन, देखो बेटा, सबको तोड़ने के लिए एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं। अभी ये 12th में आकर के पढ़ेंगे हम लोग। तुम्हारा सवाल एकदम जायज है, जो तुमने सवाल पूछा है इसे समझ में आता है कि तुम जो है कक्षा 12 में जाने लायक हो गए हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की चीज चाहिए होती है, ठीक। अब कैसे बताएंगे तुम्हें इतना डिटेल में अभी अचानक से, कि जो पेप्सिन है कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन पर काम करेगा। केसीन को नहीं तोड़ पाता, इसके लिए क्या है? दूसरा एंजाइम आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। इसके अलावा ध्यान देना बेटा, पेप्सिन पाया जा रहा है, रेनिन पाया जा रहा है, एवं गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाएगा। जठर लाइपेज, यस सर। जठर
लाइपेज। अभी ध्यान देना बेटा, जहां पर ये लाइपेज, ठीक है, कौन सा आ जाए लाइपेज, ये क्या करेगा, ये वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा बच्चे? वसा का। हाँ, इस वसा को किस में बदल देगा? ट्राइग्लिसराइड में। अगर तुम्हें याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, तुम्हें बस एटलीस्ट इतना याद रखना है कि पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन किसको पचाएगा? दूध की प्रोटीन को पचाएगा। और जहां पर भी लाइपेज की बात आएगी तो जो ये लाइपेज है ये वसा को पचाएगा, ठीक है। यस सर। अब ध्यान दो कि ये सारे मॉलिक्यूल डायरेक्ट ब्लड में नहीं डाले जा सकते। ये सारे मॉलिक्यूल एक्चुअली में होता क्या है कि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लड में डायरेक्ट नहीं डाले जा सकते। इसलिए इनको छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। यस सर। अभी टर्म की बात आते हैं कि हमारा अंतर्ग्रहण हो गया, खाने का पाचन हो गया। पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण होगा बेटा। अवशोषण। हाँ, अवशोषण में क्या होता है कि जो भी तुमने खाना खाया है। नहीं पचाया है, जो भी खाना पचाया है। पचाया है, अब इस खाने को क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करना कि जो तुम्हारी ये आहार नाल है, ठीक है। यस सर। ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल के छोटी आंत वाले हिस्से से, यस सर। है ना, छोटी आंत की लंबाई इसीलिए ज्यादा करी जाती है, भगवान ने खुद ही कर दी। सर छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से भी ज्यादा है। हाँ, तो जब देखो बेटा खाना कहां पर आएगा? अभी यहां पर खाना क्या किया गया है? लगभग लगभग तोड़ दिया गया है ना। यस सर। यस सर। अब इस खाने को जैसे ही गृहिणी में भेजा जाएगा तो गृहिणी में क्या क्या है? लीवर द्वारा बनाया गया, सब चीजें आ गई। यस सर। पित्तरस। हाँ, तो जो भी खाना था उसको और भी जो है ब्रेक डाउन कर दिया गया। जो भी पाचन होना था सब छोटी आंत में पाचन हो गया। छोटी आंत के आखिरी हिस्से में, यस सर। कहां से? इलियम से। यस सर। इलियम से क्या शुरू होगा? अवशोषण शुरू होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो अवशोषण में होता क्या है कि अभी मान लो कि ये वाली छोटी आंत है, हम इसको थोड़ा काट लेते हैं। हमने इसको काट लिया, ये वाले हिस्से को हम यहां ले आए, तो ये पूरा एक पाइप है हमारा, क्या है ना। अब इस पाइप में ये जो पाइप है ना, इस पाइप ये बिल्कुल स्मूथ पाइप नहीं होता है। जैसे हमारे घरों में पीवीसी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा पाइप बिल्कुल नहीं होता है। ये जो पाइप है ना, इसकी संरचना कैसी होगी? ऐसी क्यों होती है? अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ध्यान दो कि कोई एक खाने का कण था, खाने का ग्लोब्यूल था जो कि ट्रेवल करेगा। तो अब जो ये जो दीवार है इसकी, ये क्या करती है? जितना भी मटेरियल है ना उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। और अगर स्मूथ पाइप होगा तो बेटा ये खाने का पार्टिकल डायरेक्ट सीधे चला जाएगा। सिर्फ कम एरिया मिल रहा है इसको, तो जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है। इनको हम लोग बुलाते हैं विलाई। क्या बुलाते हैं? रसांकुर, सांकुर। है ना। यस सर। ठीक है, तो जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो कहां से शुरू हो गई? छोटी आंत के आखिरी हिस्से से। हालांकि बीच से ही शुरू हो जाती है, हम आखिरी लिखवाते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी क्या क्या हो गया? अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण। अवशोषण। अब ध्यान देना,
कि अवशोषण हो गया। इसके बाद एक चौथा टर्म है जिसका नाम है स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होगा कि जो भी खाना छोटी आंत में आया था उस खाने के बढ़िया बढ़िया पार्टिकल्स को किसने निकाल लिया? छोटी आंत ने निकाल लिया। अब देखना बेटा, ये क्या थी? छोटी आंत थी। ये क्या थे? विलाई थे, है ना? यस सर। हाँ, तो अभी जो भी खाना यहां पर आया उस खाने का बढ़िया बढ़िया हिस्सा निकाल लिया गया। इसके तुम्हें बस समझना है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक? मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन डायग्राम थोड़ा दूसरा बनेगा। अब जो भी यहां विलाई से अवशोषित किया गया वो ये खून की नली लगी होती है। क्या लगी होती है? है ना? तो ये खाना कहां डाल दिया गया? खून की नलिकाओं में डाल दिया गया, है ना? तो ये खाना क्या करेगा? अब ट्रेवल करेगा। यस सर। तो ये चारों तरफ होता है, वो जो दीवार होती है ना, उस दीवार के चारों तरफ, ये गोल है ना पूरा पाइप। यस सर। गुड। तो ये खाना कहां चला गया? खून में चला गया। अब ध्यान देना, हाँ, खून की नलिकाओं में चला गया या फिर खून में चला गया, हाँ, बात वही हो जाएगी। अब ये खाना कहां जाएगा? तो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। यस सर। यस सर। अब जैसे कि हमारा मुंह ज्यादा काम कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारी यहाँ की कोशिकाएं ज्यादा काम कर रही हैं, तो इनको खाने की जरूरत है। तो खून जब यहां जाएगा तो ध्यान देना, अब ये इंटेस्टाइन का पार्ट छोड़ दो कि मान लो ये खून की नली यहां चली गई और ये हमारी गाल की कोशिकाएं, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, इस कोशिका में खाने की कमी हो गई क्योंकि हम ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये वाला खाना उठा करके कहां रखा जाएगा? गालों की कोशिकाओं में। हाँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं स्वांगीकरण। क्या बुलाते हैं? बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसने खाना तो दे दिया, अब ये किस तरह से इसको यूटिलाइज करेगा, अब ये कोशिका की जिम्मेदारी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब कोशिका इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगी ये कौन बताएगा? कोशिका में उपस्थित केंद्रक बताएगा। यस सर। हाँ, तो अब यहां से हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब कोशिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी कोशिका तक हमने खाना पहुंचा दिया। लगभग शरीर की सभी कोशिकाओं में इसी तरह से खाना पहुंचाया जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भी। बोलो। छोटी आंत है, इनमें सर किसका पाचन होता है? और सर जो गालों की कोशिकाएं उनको सर क्या चाहिए, जैसे प्रोटीन या ग्लाइकोजन? अभी हम लोग श्वसन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज है हमारा, यस सर। हाँ, ये ग्लूकोज क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। अभी ये कोशिकी श्वसन पढ़ाएंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर यही है। तो मैं आइडिया देने के लिए बता देते हैं कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो ये कोशिका क्या करेगी, इसमें उपस्थित खाना इसको क्या करेगी? तोड़ेगी। कैसे तोड़ेगी? ऑक्सीजन इसमें क्या करेगी? मदद करेगी आकर के। तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसको क्या किया जाएगा बच्चे? तोड़ दिया जाएगा। और तोड़ने के बाद क्या निकलेगी? तो CO2 निकलेगी और प्लस H2O निकलेगी और साथ में एनर्जी। इसमें ज्यादातर ग्लूकोज का ही पाचन किया जाएगा, ठीक है? जो तुम्हारी वसाएं होती हैं उनको भी ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ठीक है? एक प्रोसेस है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है? यस सर। हाँ, अब तुम ये बताओगे कि ये जो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, स्वांगीकरण कर रहे हैं, स्वांगीकरण में मतलब ये है क्या? तो जहां कहीं भी तुम्हारी कोशिकाएं टूटी फूटी हैं, है ना, प्रोटीन वहां जाएगी उसकी मरम्मत करने के लिए, ग्लूकोज जाएगा एनर्जी देने के लिए। ऐसे ही प्रोटीन टूटती है तो एमाइनो एसिड्स वगैरह बन रहे हैं ना, तो ये इनका सबका अलग अलग काम है, सब लोग ये अलग अलग काम करने चले जाते हैं, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट? ये चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। अब नहीं, अभी एक टर्म और बाकी रह गया। स्वांगीकरण के बाद 5th नंबर पे है मल विसर्जन।
मल विसर्जन पे क्या है, या फिर वही छेपड़ लिखा हुआ। देखो बेटा, वही छेपड़ में क्या होगा, अब जो भी खाना तुम खाए हो ये सारा का सारा खाना पूरी तरह से पचा पाना मुश्किल है। तो भैया जाहिर सी बात है कि जो अपच भोजन है, कौन सा भोजन, अपच भोजन को जो हमारी बॉडी में और पचाया नहीं जा सकता, उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। हाँ, तो भैया उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अब ये चैप्टर शुरू करेंगे, नाम है इसका श्वसन। क्या नाम है, श्वसन। श्वसन। ये भी किसका पार्ट है, जैव प्रक्रम का पार्ट है। अभी तुमने देखा, क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद क्या बनाया गया, ग्लूकोज बनाया गया है ना, और वही ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज है उसको चेंज किया गया कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट हमने खाया और खाने के बाद वापस उसको डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज के रूप में अपनी कोशिकाओं में सेव किया। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में ग्लूकोज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चों, ग्लूकोज। ठीक है। अब कहानी ये है कि अब इस ग्लूकोज को तोड़ना है और उससे क्या प्राप्त करनी है, एनर्जी प्राप्त करनी है। अभी आराम से ऐसे समझना कि ये हमारे पास क्या है, एक कागज है। ये मान लो बेटा क्या है, ये एक पेपर है ना, और इस पेपर से हमको क्या प्राप्त करनी है, एनर्जी प्राप्त करनी, ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। और जलने में कौन सी गैस मदद करती है, ऑक्सीजन मदद करती है। अभी ध्यान से समझना। तो जैसे ही हमने इसको जलाया तो ये कौन कौन सी ऊर्जा निकालेगा, एक प्रकाश ऊर्जा निकालेगा और दूसरी ऊष्मीय ऊर्जा निकालेगा। अभी ध्यान से सीखना कि ये जो केमिकल है हमारा कागज वाला केमिकल, ठीक है, अगर इसको क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं या फिर जला रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमको हीट एनर्जी देता है। साथ में ये क्या है, तुम्हारी हीट एनर्जी देगा और क्या देगा, लाइट एनर्जी देगा, है ना बच्चों। ठीक है। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि ऐसी ही अभिक्रिया होती है। ये जो तुम्हारा ग्लूकोज है C6H12 एंड O6 ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को तोड़ने में या इस ग्लूकोज को जलाने में, अभी तुम्हारी ही क्लास में एक प्रश्न पूछा जाता है कि दहन एवं श्वसन में क्या अंतर है। दहन का मतलब क्या है, जलाना, और श्वसन, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। एक बॉडी के अंदर होता है और एक बॉडी के, ठीक है, अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए अभी हमें ये दोनों को एक ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इस रैपर पे बताया तुम्हें कि अगर हम क्या करेंगे, इसको लाइट अप करेंगे, इसको जलाएंगे, तो हमें हीट, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी। ये जो केमिकल है, ये केमिकल जलने के बाद हमको क्या देगा, ऊष्मा देगा और लाइट एनर्जी देगा। ठीक इसी तरह से ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ जलाया जाएगा, बॉडी के भीतर कोश। हाँ, तो जब ये ग्लूकोज जलेगा तो इसको जलने में कौन सी गैस मदद करेगी, ऑक्सीजन। अब भैया जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन आई कहां से, ग्लूकोज तो हमें पता चल गया कि भैया ग्लूकोज कहां से आया, खाना खाने से। ऑक्सीजन कहां से आई, सांस लेने से। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी ये ऑक्सीजन की हमें क्या पड़ रही है बच्चे, जरूरत पड़ रही है। तो भैया ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा। किसमें तोड़ा जाएगा, CO2 और जल में। लेकिन जब ये, हाँ वेरी गुड, कि जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो साथ में क्या देगा, कुछ ऊर्जा भी देगा। क्या देगा,
773 किलो कैलोरी देता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। तो भैया अब ध्यान दो कि हमें इसको तोड़ने में किसकी जरूरत पड़ी थी? ऑक्सीजन की। अब इस नालायक ऑक्सीजन ने इस नालायक को तोड़ तो दिया, लेकिन टूटने के बाद भी एक गैस रिलीज कर दी। कौन सी गैस रिलीज कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड। है ना। अब ये गैस कहाँ जाएगी? तो भैया हम लोग क्या करते हैं, भगवान ने एक प्रोसेस दिया कि चलो ऐसा करते हैं कि इनको एक अलग से तंत्र देते हैं। पाचन तंत्र दिया, साथ में श्वसन तंत्र भी दिया कि तुम्हारी ऐसे सांस लोगे ना, तो जो इन्वायरमेंट में सारी गैसें हैं वे सारी की सारी कहां जाएंगी? तुम्हारे फेफड़ों में। कहां जाएंगी? ठीक। अब तुमने क्या किया, है ना, सांस को छोड़ा, यस सर। तो भी तुमने क्या की? ढेर सारी गैसें छोड़ी। यस सर। अब यहीं पर बात आती है कि जो ये इन्वायरमेंट है, ये जो तुम्हारा वातावरण है, जो ये पर्यावरण है, ये जो तुम्हारी धरती है या जो तुम्हारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ढेर सारी गैसों का एक आवरण है जिसको हम वायु मंडल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? तो जो ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? तो अब बेटा ध्यान से सुनना कि ये जो वायुमंडल है, इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 73%। सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन का परसेंट है 78%, है ना। और इसके बाद ऑक्सीजन आती है, कितनी है? 21%। और इसके बाद अदर गैसेस, यस सर। अन्य कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। 0.3% कि 0.03%? सर 0.03%। हाँ, तुमने गलत याद कर लिया है। CO2 का परसेंटेज कितना है? 0.03%। ठीक है। अभी ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, ध्यान देना। और ये दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ गया, है ना। जो तुम्हारी 8% गैसें बची हैं, हम CO2 को इसमें उसी में डाल देते हैं। यहां लिखते हैं अन्य गैसें। 8%। अन्य गैसें कितनी हो जाएंगी? 1%। अब ध्यान देना कि तुम्हारी नाक में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि फिल्टर लगे हैं, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो तुम इनहेल कर रहे हो, सारी गैसें कहां चली गई? फेफड़ों में। फेफड़ों में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया कि ये जो हमारे फेफड़े हैं, क्या हैं? फेफड़े ये किसी और गैस को नहीं लेते। जितनी भी गैसें गई हैं, ढेर सारी गैसेस गई हैं बॉडी के भीतर, अन्य किसी भी गैस को अंदर नहीं जाता है। रोका जाएगा। तो सिर्फ किसको रोका जाएगा? ऑक्सीजन को। क्योंकि फेफड़ों को ऑक्सीजन से बड़ा प्यार है, ठीक है। यस सर। तो ऑक्सीजन कितनी गई थी? 21%। तो भैया जब अंदर कुछ ना कुछ रोक ली जाएगी तो कुछ ना कुछ, जो जितनी रोकी गई है उतनी कुछ ना कुछ तो बाहर आएगी। तो 21% में से 4% रोक ली गई। कितने परसेंट रोक ली गई? तो अब बताओ कितनी बाहर आएगी? 96। सारी गैसों को मिला करके 96। सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जो गैस हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंट होता है 21%, और जो बाहर छोड़ते हैं उसमें होता है 18%। और जो जब ये 18% हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्य गैसें थी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए तुम्हें बस इतना सीखना है कि ये जो तुम्हारा था, क्या था? ये ग्लूकोज था ना। जब ये ग्लूकोज को जलाया गया तो कौन सी गैस बनी? CO2 बनी और H2O बनी साथ में, है ना।
ठीक है, हो गई तो भैया श्वसन क्यों जरूरी है ये पता चल गया तुम्हें। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय।